ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और लाइट का मतलब क्या समझते हो आप? लाइट का लाइट मतलब। लाइट मतलब क्या? लाइट मीन्स व्हाट? लाइट मतलब लाइट। लाइट मतलब लाइट। देखो, फिजिक्स के टर्म्स में लाइट हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब यहाँ पे जब भी आप वर्ड यूज करते हो लाइट, दैट मीन्स यू रिफर टू ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ये लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन, कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करते रहता है साइनसॉइडली। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करते रहता है साइनसॉइडली। इसका कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में था, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सॉरी। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो भी वेरी करते रहता है साइनसॉइडली, है ना। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। जैसे मान लो कि इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और इनका जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू वी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो दोनों साइनसॉइडल फंक्शन होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव का टर्म आ रहा है, तो हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी यही टर्म आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव का ही टर्म आएगा। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेरी करते रहते हैं। और जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, लगातार वेरी कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज भी डायरेक्शन वाइज भी। लगातार वेरी कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज भी डायरेक्शन वाइज भी, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यू कैन सी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी लगातार वेरी कर रहा है, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है ना। और वो वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाला जो लाइन है, इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड इट कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली चेंजिंग, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। और आपने पढ़ा था मैक्सवेल के चार इक्वेशन में कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगातार चेंज होते रहता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंजेस होते रहता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वाइस वर्सा इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों जो है वो साथ में एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। और जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वैक्यूम में, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। कितना होता है? 3 × 10⁸ हाँ, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स होता है। सो यहाँ पे इस चैप्टर में आप जो कुछ भी आगे लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज, दोज ऑल आर ट्रू फॉर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है आपने स्पेक्ट्रम देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने स्पेक्ट्रम देखा था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है वो फॉर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए हम लोग उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उनको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। और ये जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होते जाता है और वेवलेंथ बढ़ते जाता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर आप बढ़ रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर आप बढ़ रहे हो तो क्या बढ़ते जा रहा है? वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है। और राइट टू लेफ्ट अगर आप आ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है। दोनों v इक्वल टू लैम्डा एफ होता है, सो c इज इक्वल टू लैम्डा एफ। तो लैम्डा और f जो है वो, सॉरी, हाँ, c इज इक्वल टू लैम्डा एफ। हाँ, तो यहाँ पे लैम्डा और f जो है वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, वाइस वर्सा, है ना। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट अगर आते हो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ते जाता है और वेवलेंथ घटते जाता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटते जाता है, वेवलेंथ बढ़ते जाता है। ठीक है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का, और जितना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वेव का उसका उतना ही ज्यादा एनर्जी होता है, तो उतना ही एनर्जेटिक होता है वो। तो
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी किसका होगा? कॉस्मिक रेज का, फिर गामा रे, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट। सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स का, ठीक है। और सबसे बड़ा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का। वेवलेंथ जो है उसका रेंज, रेंज कितना ज्यादा है देखो। इधर एक्सरे का वेवलेंथ आप देख सकते हो 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब नियरली 10⁻⁻11 मीटर। ये एक्सरे का ही हो गया, है ना। 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। गामा रे का तो और भी छोटा होगा, कॉस्मिक रेज का और भी छोटा होगा। और इधर जो रेडियो वेव्स है उनका वेवलेंथ इवन मीटर्स में भी होता है, 10-10 मीटर तक भी होता है, ठीक है। सो ये रेंज बहुत बड़ा है वेवलेंथ का। ये आपको ऑर्डर याद रखना चाहिए, कॉस्मिक रेज, गामा रे, एक्सरे। कहीं कहीं कॉस्मिक नहीं भी यूज किया रहता है, सिंपली गामा रे से स्टार्ट करते हैं। सो गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल में आपका विबजियोर है। विबजियोर 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। फिर इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में तीन होते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स, मीडियम रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये सबके लिए हम लोग लाइट वर्ड यूज करेंगे। और सबका वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ है। सबका वो इक्वेशन वैसे ही दिया जाएगा। और लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विथ इट सेल्फ। ये तो आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, जो है वो ये चीज पढ़ना है कि भाई लाइट जो है वो एनर्जी और मोमेंटम भी कैरी करता है, वो तो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है, अब लाइट क्या है ना कि स्टार्टिंग से ही लाइट ने सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रखा था साइंटिस्ट सबको कि भाई लाइट जो है वो कभी पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। लाइट जो है वो, हाँ, पार्टिकल नेचर शो करता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है। बाद में जो है वो कुछ लोग आए, ह्यूजेंस वगैरह, उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट वेव नेचर फॉलो करता है। उसका सब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। और बहुत लंबे समय तक लोगों ने कभी ये बिलीव नहीं किया कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी फॉलो करता है। बाद में सबसे पहले जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, तो यंग नाम के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट फिर करके दिखाया कि देखो भाई, लाइट वेव नेचर भी शो करता है। और जब ये सब बातें चली रही थी कि कभी वेव नेचर, कभी रे नेचर, तो फिर आइंस्टाइन ने जो है वो फाइनली रहस्य पर से पर्दा उठाया और वो बताया कि भाई लाइट दोनों नेचर शो करता है। और फोटोन का भी कॉन्सेप्ट दिया, वो सब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल ऑप्टिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें जो है वो हम लोग उन कंडीशंस की बात करते हैं जब लाइट रे नेचर शो करता है, यानी कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ दिखता है। और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में वो कंडीशंस पढ़ते हैं जब हम, या वो सिचुएशंस, वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं जब लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। तो लाइट कब बिहेव करेगा रे की तरह और कब बिहेव करेगा वेव की तरह? तो जैसे वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल पे। साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब लाइट अगर मिरर पे फॉल कर रहा है, लेंस पे फॉल कर रहा है, तो वो ऑब्स्टेकल हो गया। इवन लाइट अगर जो है वो एक कार्डबोर्ड के होल पे फॉल कर रहा है, कार्डबोर्ड के होल पे, वो भी एक ऑब्स्टेकल हो गया। सो लाइट रे नेचर शो करेगा, या सुन रहे हैं ना चुनमुन? यस सर। लाइट रे नेचर शो करेगा या वेव नेचर शो करेगा, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल पे। इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज वेरी लार्ज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उस केस में लाइट रे नेचर शो करेगा। जैसे आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो उस केस में जैसे मिरर का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उस केस में लाइट जो है वो रे नेचर शो करता है, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, मिरर, लेंस, जो भी आप पढ़ते हो, तो उसमें जो भी है मिरर का साइज, लेंस का साइज, ये सब, तो उसमें जो ऑब्स्टेकल का साइज है दैट इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, सो इट शोज रे नेचर। और अगर साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल कंपेरेबल टू हो टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उस केस में जो लाइट है वो वेव नेचर शो करता है। उस केस में लाइट वेव नेचर शो करता है। जैसे एक कार्डबोर्ड में बहुत ही छोटा सा पिन होल बनाया, तो उससे जो लाइट पास करेगा, तो साइज ऑफ द होल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इन दैट केस लाइट जो है वो बेंड करता है और वो वेव नेचर शो करता है। जैसा कि हम लोग इंटरफेरेंस में देखते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं,
डिफ्रैक्शन में देखते हैं, तो इन सब चीजों में जो है वो साफ दिखता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो कर रहा है। तो लाइट कैसा बिहेव करेगा वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल पे। ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप देखो, आपने अभी अभी देखा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसका तो रेंज बहुत ज्यादा होता है। कुछ ऐसे भी रेज हैं जिनका वेवलेंथ एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम का भी 1/10 100th है, एंगस्ट्रम से भी वन एंगस्ट्रम का भी 10वां हिस्सा 100वां हिस्सा, ऐसे भी वेव्स हैं। और ऐसे भी वेव्स हैं जिनका वेवलेंथ जो है वो मीटर्स में है। तो ये तो रेंज बहुत बड़ा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई जो ऑब्स्टेकल है वो एक वेव के लिए रे नेचर शो कर रहा हो, लेकिन दूसरे ऐसे वेव जिनका वेवलेंथ कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल है उसके लिए वेव नेचर शो कर रहा हो। तो एक के लिए हो सकता है रे नेचर शो करे एक वेव के लिए, और सेम ही ऑब्स्टेकल दूसरे वेव के लिए हो सकता है वेव नेचर शो करे। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि भाई कैसा बिहेव करेगा वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल के, कि वेदर वेदर इट इज वेरी वेरी ग्रेटर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट और वेदर इट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है इसका खुद ही इतना सारा रेंज है, तो हो सकता है ना कि कोई एक ऑब्स्टिकल किसी रे के वेवलेंथ से उसका साइज बहुत ज्यादा हो, पर हो सकता है कि किसी रे के वेवलेंथ से उसका साइज कंपेरेबल हो। तो जिस तो जिस वेव के लिए जिस वेवलेंथ के लिए उसका साइज बहुत बड़ा है उसके लिए वो उस वेवलेंथ के लिए वो रे नेचर शो करेगा, मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह। लेकिन जिस वेवलेंथ का साइज जो है वो कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल, तो उस वेव के लिए वो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन बेंडिंग वो वेव नेचर की शो करेगा। आई बात समझ में? यस सर। सो लाइट ऑल्सो कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विथ इटसेल्फ। लाइट जो है आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई आइंस्टाइन ने बताया कि नहीं, ये छोटे छोटे पैकेट्स से बना होता है, और हर एक पैकेट को हम लोग फोटोन बोलते हैं, और हर एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हर एक फोटोन का एनर्जी होता है hc/λ या फिर hf। कहीं पे f फॉर फ्रीक्वेंसी, कहीं पे इसको फ्रीक्वेंसी को f से भी डिनोट करते हैं, कहीं पे म्यू से भी डिनोट करते हैं, तो कहीं पे hf लिखा रहेगा या कहीं पे h म्यू लिखा रहेगा। और हर एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो h/λ होता है। आगे ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल जस्ट ऐसे ही जानिए इतना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है जितना ज्यादा होगा हर एक फोटोन का एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, और वेवलेंथ जितना ही ज्यादा होगा हर एक फोटोन का एनर्जी उतना ही कम होगा। ठीक है। यस सर। अब ये जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जिसको लाइट बोलते हैं, उसको फिजिक्स में वो विजिबल लाइट हुआ। फिजिक्स में वो क्या हुआ? विजिबल लाइट। हाँ, जिसको हम लोग लाइट समझते हैं, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लाइट विजिबल लाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो विजिबल लाइट जो है वो जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम लाई कर रहा है। इस वेवलेंथ में अगर लाइट होता है तो क्या है कि भगवान ने जो हमें इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी दिया है, तो उसमें जो हमारा आई है उसमें रेटिना में जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं इसी वेवलेंथ से। ये जो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी से रॉड्स एंड कोन्स जो हमारे रेटिना में है वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको सेंस कर पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। ठीक है। यस सर। सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन ह्यूमन आईज, इट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर प्रॉपर्टीज हम लोग देखें, अच्छा, तो लाइट में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गए, और विजिबल लाइट में वो वाला आया जो विजिबल स्पेक्ट्रम है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। Now let us see properties of electromagnetic wave. Electromagnetic wave do not require any medium for propagation. मीडियम नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेशन के लिए। पहले न्यूटन जो है वो ये सोचते थे कि भाई लाइट जो है वो मीडियम में ही ट्रेवल कर सकता है बस, और वो सोचते थे कि जो स्पेस होता है वो किसी मीडियम से बनता है, किसी मीडियम से बना होता है, उसको उन्होंने ईथर बोला था। एंड ही थॉट लाइक कि वो मीडियम जो है वो काइंड ऑफ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा होता होगा, उसी की वजह से जो है वो लाइट ट्रेवल कर पाता होगा उसमें। पर बाद में ये पता चला कि नहीं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो सिंपली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता रहता है, और वो आगे बढ़ते जाता है। तो उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। स्पीड इन वैक्यूम 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड। नॉर्मल ह्यूमन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लू एंड इंडिगो। ये जो होता है ना कलर, वी और VIB GYOR, तो आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू। तो नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो इंडिगो और ब्लू कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। ठीक है, आप कर सकते हो, आप देखो कैसा होता है इंडिगो कलर और ब्लू कलर, कैसे क्या डिफरेंस होगा। सर पता नहीं। नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हम लोग। अच्छा, हमारा जो आई है, उसका देखो, उसका ग्राफ है ये, रिलेटिव सेंसिटिविटी वर्सेस वेवलेंथ। तो रिलेटिव सेंसिटिविटी वर्सेस वेवलेंथ, कौन से वेवलेंथ के लिए हमारा आई ज्यादा सेंसिटिव है कब। तो ये ग्राफ इस नेचर का होता है, देखो ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक जा रहा है। मतलब इसके अलावा जो वेवलेंथ है उससे हमारा आई, उसके लिए हमारा आई सेंसिटिव नहीं होता है। तो हमारा आई सेंसिटिव होता है सिर्फ कहां से कहां तक, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। और यू कैन से 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। और ये ग्राफ देखो इस तरीके से होता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा आई है वो सेंसिबल होता है टू 550 नैनोमीटर, और यू कैन से 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और हम्म। ये वाला रेंज लाई करता है ग्रीन और येलो वाले रेंज में ये लाई करता है। तो ये ग्रीन और येलो कलर, ये वाले वेवलेंथ से के लिए हमारा आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है चुनमुन, यस सर। इसके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है ग्रीन और येलो। ग्रीन येलो वाला रेंज। ये 550 देखो तो एग्जैक्टली बीच में है ना, 400 और 700 के एग्जैक्टली बीच में हुआ ना, आधा आधा। हाँ। यस सर। यस। अच्छा, ये तो नहीं पढ़ना है आपको, ऐसे ही कुछ कुछ पार्ट मैंने लिया था। आ, हम्म, तो 550 565 ऐसा चलता है रफली। हाँ, हमारा रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। कोन्स आर एट द सेंटर ऑफ द रेटिना एंड द रॉड्स आर एट द आउटर एज ऑफ द रेटिना। देर आर अबाउट 7 मिलियन, मतलब 70 lakhs कोन्स एंड 100 मिलियंस रॉड्स, मतलब करोड़ों रॉड्स हैं, और 70 मिलियन के आसपास कोन्स हैं। हम्म। ये वाला पढ़ना नहीं है, ऐसे ही रेफरेंस अटैच किया हुआ। The eye is most sensitive to green light, 555 नैनोमीटर। खैर, ये उसका उतना काम नहीं है। सो ह्यूमन आईज आर मोर सेंसिटिव टू ग्रीन के पास येलो लाइट भी लाई करता है, तो ग्रीन येलो से सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। व्हेन लाइट मूव्स, अच्छा, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसका स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे लाइट मान लो एयर से उसमें गया वाटर में, तो उसका जो स्पीड चेंज हो जाएगा, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी, सेम रहेगा। हाँ, तो ये जो रिलेशन होता है ना, V इज इक्वल टू लैम्डा एफ, तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, V चेंज हो जाएगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। ठीक है। यस सर। हाँ, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। तो तो ये बताओ, मान लो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और उसका वेवलेंथ जो है वो क्या बोलते हैं, वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम, तो क्या उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। नहीं सर। 4000 पे वो रेड है, सॉरी 4000 पे हाँ। वायलेट है। हाँ।
और 5000 पे कुछ येलो के आसपास है, तो क्या ग्रीन। हो जाएगा इसका? लाइट का कलर चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? चेंज होगा। चेंज नहीं होगा, बिकॉज कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। कलर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का प्रॉपर्टी होता है, कलर वेवलेंथ का प्रॉपर्टी नहीं होता है। और फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है बस। So color is the property of frequency, not wavelength. And since frequency remains unchanged, therefore color will not change when light moves from one medium to another. ऐसा थोड़ी होता है ना, रेड कलर का लाइट मारा, ठीक है, रेड कलर का लेजर मारा पानी में और पानी में जाके उसका कलर रेड से ब्लू हो गया। ऐसा नहीं होता है ना चुनमुन? नहीं। हाँ, क्यों नहीं होता है? वेवलेंथ उसका चेंज भले ही हो जाएगा पर उसका फ्रीक्वेंसी सेम ही रहता है, एंड कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम्म। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं पता था आपको? बताया नहीं गया था आपके क्लासेस में? नहीं सर, ये सब नहीं बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इस पे तो ऑब्जेक्टिव में आराम से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो देखिए, अभी जैसे मान लो कि वही यहाँ पे मैंने दिखाया है कि मान लो यहाँ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, भले ही उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो कलर जो है डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर इट्स कलर विल नॉट चेंज। ठीक है, हम्म। आगे बढ़े? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हम लोग अभी देखेंगे। क्या देखेंगे अभी? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, ओके, ओके। तो सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? लाइक व्हेन लाइट falls on the interface boundary of two mediums. When light falls on the boundary of interface of two mediums, तो क्या होता है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो वापस सेम ही मीडियम में चला आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, और उसका कुछ पोर्शन जो है वो दूसरे मीडियम में चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। तो वापस उसी मीडियम में आ जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और दूसरे मीडियम में चला जाता है, दूसरे मीडियम में चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, ये फिजिक्स के टर्म्स में ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। हाँ, फिजिक्स के ये लाइट के संदर्भ में ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इमेज किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट जिसके साथ इंसिडेंट रेज रिलेटेड होती है, और इमेज वो जिसके साथ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज रिलेटेड होती है। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। जहां पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, एंड इमेज इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के केस में जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग इमेज बोलेंगे, और रिफ्रैक्शन के केस में जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग इमेज बोलेंगे। तो रिफ्लेक्शन के केस में जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको इमेज बोलेंगे, और रिफ्रैक्शन के केस में जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको इमेज बोलेंगे। ठीक है, हम्म। ओके। नेक्स्ट है रे। रे क्या होता है चुनमुन? सर एक चीज जो एक पॉइंट से शुरू हो रही है और इनफाइनाइटली आगे तक जा रही है। एन इमेजिनरी लाइन, an imaginary line drawn in the direction of propagation of light.
एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बीम किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ रेज। पैरेलल बीम किसको बोलेंगे? जिसमें सब रेस पैरेलल होती सारे है। रेज पैरेलल होंगे। तो नेक्स्ट है कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, हम्म। क्या है ये? कन्वर्जिंग बीम। हाँ, कन्वर्जिंग बीम। तो कन्वर्जिंग बीम किसको बोलते हैं? जिसमें एक पॉइंट पे आके सब रेस कन्वर्ज कर रही रेज हो। कन्वर्ज हो रहे हो। और डाइवर्जेंट बीम किसको बोलेंगे? जिसमें, हाँ जी, तो डाइवर्जेंट बीम जिसमें रेज जो है डाइवर्ज। डाइवर्ज। अच्छा ये बताओ, रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सर जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज है वो असली में इंटरसेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज? अच्छा नहीं, अच्छा ऑब्जेक्ट पूछा है, सॉरी मैं इमेज बता रही थी। इंसिडेंट सॉरी रेज। सॉरी। अरे वो मैं इमेज बता रही थी, रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट हाँ, वो जिसमें जो इंसिडेंट रेज है। रेज होती है वो असली में इंटरसेक्ट करती है। इंसिडेंट रेज असली में इंटरसेक्ट करती हैं, उसको ही क्या रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं? अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो नहीं बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट तो यही होता था ना। हम्म। ऑब्जेक्ट तो यही होता है ना जहाँ पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करती है। इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे व्हेन इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग। किसको बोलेंगे? व्हेन इंसिडेंट रेज इंसिडेंट रेज आर डाइवर्ज। डाइवर्जिंग। ऐसा इंटरसेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होना चाहिए, इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होने चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। जहां से वो डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम्म। आप बोलोगे सर एक ही तो बात है। एक ही बात नहीं है, एक ही बात नहीं है। मैं आपको आगे सिचुएशंस ऐसा दिखाऊंगा जिसमें इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होंगे, पर वो जहां से डाइवर्ज हो रहे होंगे मतलब एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे होंगे, उसके पहले कुछ और होगा। मैं दिखाऊंगा ऐसा कंडीशन। सो वो इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, वो सही डिफिनेशन नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या सही डिफिनेशन हुआ? इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग। इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होना चाहिए। ठीक है। यस सर। और आपने ये सही बोला कि जब भी ऑब्जेक्ट के लिए बात होगी तो इंसिडेंट रेज को देखेंगे, और जब भी इमेज की बात होगी तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्ट। रेज को देखेंगे। ओके, जैसे ये मिरर है, ये इसका सिल्वर्ड साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, जिस साइड से रिफ्लेक्शन होता है उसको रिफ्लेक्टिंग साइड बोलते हैं। दूसरा वाला जो साइड होता है ये पॉलिश्ड होता है, उसको सिल्वर्ड साइड बोलते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? इसी को ऑपोजिट हो जाएगा, उसमें इंसिडेंट रेज कन्वर्ज हो रही होंगी शायद। हाँ, व्हेन इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, व्हेन इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। ओके, इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक ऐसा रे डायग्राम है। एक सेकंड। ये ऐसा रे डायग्राम है कि एक लेंस है, ये ओ से लाइट चला, ओ इज द सोर्स ऑफ लाइट, ओ से लाइट चला, लेंस पे पड़ा, और लेंस ने करा दिया इसका रिफ्रैक्शन, बेंडिंग करा दिया, और ये लाइट रेज कन्वर्ज होने ही वाले थे, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज थे वो कन्वर्ज होने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले बीच में आ गया मिरर। उससे पहले बीच में क्या आ गया? मिरर। मिरर आ गया, तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसे। ठीक है। यस सर। हाँ, ये ऐसे हो गया। तो ये बताइए, ये बताइए कि अगर मिरर नहीं होता, अच्छा आप ये बताइए, ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? ओ। लेंस ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? ओ।
बिकॉज लेंस पे जो रेज इंसिडेंट हो रहे हैं दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ओ। तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ओ। और लेंस के लिए जो ओ है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। लेंस के लिए ओ इज रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। लेंस के लिए ओ इज रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट रेज जो है वो डाइवर्जिंग है। इंसिडेंट रेज कैसे हैं, डाइवर्जिंग। और और ये जो रिफ्रैक्शन हुआ, लेंस से जो रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद ये लाइट रे ऐसे यहाँ पे बेंड हुए और वो I1 पे मीट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले मिरर आ गया एंड फाइनली दे आर मीटिंग एट I2। तो ये बताओ, ये वाला चीज मान लो I2, इसको मान लो I2। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई लेंस का इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेंस ने इमेज कहाँ बनाया, तो क्या बोलेंगे, I1 पे I2 पे? I1 पे। लेंस ने इमेज कहाँ बनाया, I1 पे। I1 पे। तो लेंस के लिए इमेज हो गया I1। बिकॉज लेंस की बात करें तो हम ये नहीं देखेंगे कि बाद में क्या हुआ रे के साथ, हम लोग देखेंगे भाई लेंस से जब ये बाहर निकला तो इट appears to be converging at point I1, so we will say कि image formed by lens is I1। now tell me कि लेंस ने कैसा इमेज बनाया, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? रियल नहीं। लेंस ने कैसा इमेज बनाया, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज। लेंस ने रियल वर्चुअल कैसे डिसाइड करते हैं? आपने जो बोला और मैंने जो बोला वो दोनों अलग स्टेटमेंट था, और यहां पे दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। आपने जो बोला और मैंने जो बताया वो दोनों अलग स्टेटमेंट्स थे, और इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। आपके हिसाब से आपने बोला था कि सर आपने बोला था कि सर ये जो रेज है ना उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन अगर होगा, तो अब जैसे आप बोलोगे सर इमेज की बात कर रहे हो तो हम रिफ्रैक्टेड रेज को देखेंगे। तो आपने बोला था सर रिफ्रैक्टेड रेज का अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा ना तो हम लोग बोलेंगे कि रियल इमेज है, और एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज है। ये बताओ यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं क्या इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो रहा है। तो आपके हिसाब से I1 शुड बी अ वर्चुअल इमेज। हाँ। लेकिन मैंने बताया, लेकिन इमेज इमेज में भी वैसे ही देखेंगे, मतलब लेकिन रियल इमेज का सही डिफिनेशन ये है कि व्हेन रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग। बाद में इंटरसेक्ट किया नहीं किया उससे हमें नहीं मतलब है, बस ये देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो अगर वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग है देन वी विल से दैट इमेज इज रियल। तो यहाँ पे देखो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, लेंस से जो रिफ्रैक्ट हुए रेज वो कैसे हैं, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है, एंड दे appear to converge at point I1। ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग टू कन्वर्ज एट I1, सो वी विल से I1 इज अ कैसा इमेज, रियल या वर्चुअल? रियल इमेज। I1 is a real image formed by the lens, because भाई इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, बस ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग है, दैट्स इट। कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज। ठीक है। यस सर। बाद में मिरर आ गया तो इसमें लेंस की क्या गलती है? वो कन्वर्ज होने से पहले ही मिरर आ गया, लेंस की क्या गलती है? उसने तो कन्वर्ज कराना, वो तो कन्वर्ज करा रहा है ना, कन्वर्जिंग रेज भेजे ना उसने, उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, बोलिए। तो लेंस, ठीक है। टीचर ने तो पढ़ाया ना भाई, टीचर ने अपना काम किया, बच्चा पढ़े नहीं पढ़े वो क्या कर सकता है उसमें टीचर। ठीक है, ठीक है, कुछ कर सकता है थोड़ा बहुत, बट लेंस ने तो अपना काम किया, है ना। लेंस ने अपना काम किया, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो लेंस ने कन्वर्जिंग बना दिया। अब वो बाद में इसका नसीब खराब था, बीच में मिरर आ गया, नहीं हो पाया कन्वर्ज, बेचारा लेंस की क्या गलती है। हम तो बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस इज
इमेज फाउंड बाय लेंस इज क्या? सर रियल। लेकिन हमें तो पढ़ाया था कि जहाँ पर असली में इंटरसेक्ट करे वो रियल इमेज होती है, जहाँ पे अपीयर टू आपको तो चुनमुन एक बात बताओ, आपको तो 9th 10th में ये भी पढ़ाया गया था कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या बहुत जगह डिस्टेंस भी लिख दिया था। पर पर आपको फिर बाद में 11th में सिखाया गया ना कि ना ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो एफ डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना? पर वो अभी बता रही हूँ, हमें आकाश में यही पढ़ाया है। तो अभी तो अभी जो पढ़ाया वो भी गलत है, आधा अधूरा है। कंप्लीट ये है, यहाँ पे फर्क पता चल गया ना, यहाँ पे हो जाएगी ना आपकी गलती। ठीक है। हम्म। हाँ, तो जहां लेकिन पे अभी मैं क्या करूँ, मेरे तो दिमाग में यही कॉन्सेप्ट फिट है ना। देखो, मैं इसमें ज्यादा किसी को क्या ब्लेम करूं, क्या बोलूं, मतलब ठीक है। पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरा बेटा है अभी 4th क्लास में, 4th क्लास में है। मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, मैं तो आप ही लोगों को पढ़ाते रह जाता हूँ, तो मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ अपने बेटे को थोड़ा भी। तो मैंने ट्यूशन रखा उसके लिए। ठीक है, तो ट्यूशन रखा, तो एक टीचर रखा, मैम थी, लेडीज थी, घर पे आती थी, पढ़ाती थी। तो मैं एक एक दिन कोशिश किया कि वो जो डाइनिंग टेबल पे पढ़ाती है, तो सामने में जो चेयर रखा रहता है, मैं थोड़ा दूर पे, मैं कोशिश किया कि थोड़ा बैठ के देखें कि भाई मैम क्या पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं। पर वो मैम इतना धीरे बोलती थी, इतना धीरे बोलती थी कि वो हमें समझ ही में नहीं आया कि मैम क्या बोल रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैम बहुत ध्यान देती थी बच्चे पे, टाइम देती थी, काफी बहुत ध्यान देती थी। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मतलब इतना ध्यान दे रही है, टाइम दे रही है, तो इट्स ओके, और क्या चाहिए, छोटे बच्चे के लिए और क्या चाहिए। बाद में जो है, एक दिन मैं ऐसे ही बैठाने के लिए, पढ़ाने के लिए उससे बैठा, तो वो असेंडिंग ऑर्डर लिखना था, डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह लिखना था, वो सब वो सीधा उल्टा लिखा हुआ था। असेंडिंग को डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग को असेंडिंग में, उल्टा लिखा हुआ था। मैंने उससे पूछा भाई ऐसा क्यों लिखे? ठीक है, तो अब जैसे है ना, 4/7, 4/7 बड़ा या 1/7 बड़ा, 4/7 बड़ा या 1/7 बड़ा। तो फ्रैक्शन का मतलब सिखाते हैं उसको कि हाँ भाई, मान लो 7 पार्ट्स हैं, उसमें 4 को शेड कर दिया तो वो हो गया 4/7। 1 को हम्म। शेड कर दिया, 7 पार्ट्स हैं उसमें 1 को शेड कर दिया तो वो हो गया 1/7। तो मैंने कहा भाई कौन सा बड़ा? उसने कहा 1/7 बड़ा। मैं बोला क्यों? बोला वो कि 6 तो शेडेड नहीं है ना, तो 6 शेडेड नहीं है, तो ये बड़ा हो गया। इसमें तो 6 अनसेडेड है। मैंने बोला 4/4/7, तो इसमें बोला इसमें तो 2 ही अनसेडेड है, तो ये छोटा हो गया। मैं बोला यार ये तो सीधा उल्टा ही सीख गया है भाई। ठीक है। मतलब इससे बढ़िया तो वो नहीं सीखा होता, तो नहीं सीखा होता तो वो सिखाना ज्यादा बेटर होता। अभी फिर वो खुद ही बोला कि मैं एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरे स्कूल में अलग सिखा रहे हैं, मैम हमारी जो घर पे आती हैं अलग सिखाती हैं, आप अलग सिखाते हो। अब मैंने कहा यार बात तो सही है, गलती बच्चे की नहीं है, गलती तो बच्चे की नहीं है, उसे तो जो सिखाया जाएगा वही सीखेगा। तो मैंने सबसे पहले वो बंद कराया, वो मैम का तुरंत इमीडिएटली बंद कराया, विदाउट एनी डिले। नहीं सीखना जो है वो ज्यादा बेटर है गलत सीखने के। तो मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बाकी मैं क्या बोलूं। ठीक है। तो वो है, अब क्या कहोगे, ये जो कोचिंग में जो कॉरपोरेट कल्चर आया है ना, उससे बहुत नुकसान हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। बच्चों का नुकसान हुआ है, टीचर्स का नुकसान हुआ है। फायदा जो हुआ है वो सिर्फ कोचिंग्स का हुआ है, पैसा सिर्फ उन्होंने कमाया है। बच्चों का पैसा गया, काम भी नहीं हुआ, टीचर्स के लिए भी सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब बच्चे तो ब्रांड के पीछे भाग जाते हैं। मैंने आपको बताया था, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट 2 मिनट और, कि मैं थोड़ा दौड़ता हूँ कभी कभी। तो संडे को, लास्ट संडे को मैंने आपको बोला था ना, शायद मैंने 18 किलोमीटर दौड़ा था। ठीक है। तो मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ,
अरे कितना फेल। हाँ हेलो। तो यस सर। तो मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ एक्चुअली। वो वो ग्रुप में सब लोग रनिंग वनिंग करते हैं। तो रनिंग वनिंग करते हैं तो वो देखा देखी थोड़ा सा जो है वो अच्छा हो गया। वो ग्रुप जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल है। मतलब नॉन प्रॉफिटेबल मतलब वो किसी को कुछ चार्ज नहीं करती है। बस ऐसे ही वीक में 3 दिन ट्रेनिंग होता है। उनका ब्रांडिंग ब्रांडिंग बहुत अच्छा है। मतलब मस्त उन्हीं का टी शर्ट पहन के जाना है। ठीक है। और नॉर्मल प्राइस पे भी देते हैं। और डेली जो है वो जो उनका ट्रेनिंग सेशन होता है, ट्रेनिंग सेशन में फोटो शूट जरूर होता है। मतलब शो ऑफ बहुत ज्यादा है। और फीस वीस नहीं लगता है उसमें कुछ। ठीक है। पर वो सिर्फ कुछ खास ट्रेनिंग उसमें होती नहीं है, सिर्फ दौड़ाते हैं तो इट वाज टेकिंग ए टॉल ऑन माय बॉडी। मतलब शरीर नहीं ले पा रहा था। शरीर को दौड़ने के बाद ये चाहिए होता है, उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज चाहिए होता है, तो थोड़ा इंजरी भी हो गया था। तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट देन आई केम इन कांटेक्ट विथ अ टीचर जो कि पहले इसी ग्रुप से जुड़े हुए थे, पर उन्होंने छोड़ दिया था। वो अभी उसमें नहीं थे। मैं नहीं जानता था, बट वो काफी पहले से उसमें जुड़े हुए थे। एंड आई केम टू नो कि हाँ वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैं पता चला, उनसे बात हुआ, तो उन्होंने जिस टाइम पे बुलाया मैं गया वहां पे। और उन्होंने क्या मस्त ट्रेनिंग करवाया, 1 घंटा। मतलब मस्त ट्रेनिंग करवाया, मजा आ गया। मजा आ गया। और उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये चार्जेबल है। तो हमारा 500 रुपीज चार्ज है। तो तुरंत पॉकेट से निकाल के दे दिया। अभी जो है वो मैं उनका उनका वीक में 3 दिन ट्रेनिंग होता है। तो अभी मैं उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी वो जो बड़ा वाला ग्रुप था उसमें अभी जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। पर अब हम्म। वो है कि वो जो छोटा टीचर हैं जो चार्ज लेते हैं, बट उनका कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है। भाई असली टीचर तो वही है ना। ठीक है। तो पर उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, उनका तो सारा फोकस जो है वो ट्रेनिंग कराने पे होता है। इन सब चीजों पे ध्यान नहीं है, लाइक कि इवेंट ऑर्गेनाइज करना और ट्रेनिंग और ये वो करना। वही हाल जो है वो नॉर्मल टीचर्स और बड़े बड़े कोचिंग्स का है। कुछ सॉर्ट ऑफ यू कैन कोरिलेट। ओके। खैर, सो लेट अस कम टू द पॉइंट कि uh, आपका जो है वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। ठीक है। वो देखने के लिए एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पढ़। नहीं पड़ता है। सिर्फ देखना है कि इमेज की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, सिर्फ वो देखना है। आ रही है बात समझ में? हम्म। हाँ, तो जैसे यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कन्वर्जिंग है। भाई बाद में जो वो नहीं हो रहा है उसका एक्चुअल इंटरसेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्रैक्टेड रेज तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जिंग है ना। ठीक है। यस। तो व्हाट वी विल से कि इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज क्या? इमेज। इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस I1 इज रियल इमेज। रियल इमेज। बहुत बढ़िया। नाउ कम टू द मिरर। मिरर की बात करते हैं। ये बताओ कि मिरर पे जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है वो कैसा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग ये है। बताओ मिरर पे जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है वो कैसा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है। ठीक है। यस सर। अच्छा। तो और वो कहाँ कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है? इट appears टू कन्वर्ज एट I1। इट appears टू कन्वर्ज एट I1। तो ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हाँ, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हुआ I1। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हुआ I1। और कैसा इमेज हुआ? रियल इमेज, सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ? I1। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ? I1। और कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट 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 के लिए क्या देखा था? ऑब्जेक्ट के लिए व्हेन इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग तो रियल ऑब्जेक्ट, व्हेन इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज हैं वो कैसे हैं? नहीं, यहाँ कन्वर्जिंग। पे इंसिडेंट रेज हैं वो कैसे हैं? कन्वर्जिंग। तो कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट. सो I1 इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर. सो I1 इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर. एंड जो इमेज फॉर मिरर जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है? I2 पे. हम्म। तो मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है I2 पे. तो मिरर जो है उसके लिए इमेज क्या हुआ? I2. कैसा इमेज? रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? यहाँ पे तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे आर कन्वर्जिंग. तो वो आपका रियल इमेज. नाउ हियर यू कैन नोटिस ए स्पेशल थिंग कि द सेम I1 which is a real image for the lens is a virtual object for the mirror. वही I1 है, सेम ही I1 है ना. यस सर। लेंस के लिए वो क्या हो गया? रियल इमेज. लेंस के लिए वो क्या हो गया? रियल इमेज। लेकिन मिरर के लिए वो क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यस. सो द सेम the same I1 the same I1 is a real image for the lens, but this is a virtual object for the mirror. ठीक है. हम्म। ओके. सो चलिए आगे बढ़े. यस सर। तो रियल वर्चुअल क्लियर हुआ. हाँ। यहाँ पे वही नोट में लिखा है द सेम पॉइंट में बी रियल फॉर वन ऑप्टिकल डिवाइस बट वर्चुअल फॉर अनदर ऑप्टिकल डिवाइस. ये देखो ये फिगर की बात करते हैं. यहाँ पे लाइट रे आया, ओ से आया, L1 से रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे I1 पे कन्वर्ज हुआ, उसके बाद L2 पे पड़ा, फिर यहाँ पे कन्वर्ज हुआ. ये तो आसान है. L1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ओ। कैसा? रियल वर्चुअल. रियल। L1 के लिए इमेज कौन है? I1। रियल या वर्चुअल? रियल। रियल. एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तब तो पक्का ही रियल होगा, पर वो कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है. लाइक पिछले केस में एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा था तो भी I1 वॉज द रियल इमेज. ठीक है. हम्म। हाँ. ओके. नेक्स्ट. L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन? I1। रियल है वर्चुअल? रियल। इमेज. I2। इमेज रियल। रियल है वर्चुअल? रियल. रियल। ये देखिए. एक सेकंड. हम्म. L1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन? ओ। रियल है वर्चुअल? रियल। L1 के लिए इमेज कौन? I1। रियल है वर्चुअल? रियल। रियल. यस. रियल. बिकॉज रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग. भाई बीच में L2 आ गया, अब इसमें इसकी क्या गलती है? L1 ने तो अपना काम कर दिया ना. हम्म। L1 को कन्वर्ज कराना था, वो कन्वर्ज करवा रहा था. बीच में लेंस आ गया, इसकी क्या गलती? उसने ठेका थोड़ा ही ले रखा है पूरे रेज का, थ्रू आउट द जर्नी वो थोड़ा ही ठेका ले रखा है. आगे उसका क्या हुआ? भाई L1 ने तो अपना काम कर दिया ना, करा दिया ना कन्वर्ज. कन्वर्जिंग यस। रेज रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग. L1 का काम खत्म. सो इमेज फॉर्म्ड बाय L1 इज रियल। रियल. सो L1 के लिए जो इमेज है वो I1 है एंड दिस इज अ रियल इमेज. ठीक है. L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन? L1। L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I। I। I1. इंसिडेंट रेज जो है दे आर कन्वर्जिंग एंड दे अपीयर टू कन्वर्ज एट I1. सो L2 के लिए ऑब्जेक्ट इज I1. कैसा ऑब्जेक्ट? रियल वर्चुअल? वर्चुअल वर्चुअल। ऑब्जेक्ट. L2 का इमेज कौन? I2। रियल वर्चुअल? रियल। रियल. ठीक है. हो गया. सो नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? पढ़ाई होगा आपने, है ना. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड
नॉर्मल। प्लेन नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। पे कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे वो इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किस सेम प्लेन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के? तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल आर कोप्लेनर। वो तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। हम्म। ठीक है। यस सर। ओके। और दूसरा जो लॉ है, तो तीनों कोप्लेनर मतलब जैसे देखो, ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नीचे वाला मिरर है, लाइट रे ऐसे पड़ा, तो लाइट रे ऐसे पड़ा, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एरो उल्टा दिया इसमें, ऐसे होगा, एरो उल्टा दिया है। तो इंसिडेंट रे, reflected ray and normal, you can see that all three are lying in the सेम प्लेन। आई बात समझ में? यस सर। ओके, सो दिस इज एन इमेजिनरी प्लेन, ये इमेजिनरी प्लेन है, जस्ट टू शो दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ जो है वो तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बताओ, स्फेरिकल मिरर के लिए ये फॉलो होता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या वो अलग लॉज फॉलो करते हैं? स्फेरिकल मिरर्स के लिए स्फेरिकल मिरर्स के लिए ये वैलिड होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वैलिड होता है क्या स्फेरिकल मिरर के लिए? तो जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आई इज इक्वल टू आर। वो वैलिड होता है क्या? नहीं सर। हाँ। हम्म, और वो फर्स्ट वाला लॉ लॉ वैलिड होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे? फर्स्ट वाला तो होता है। क्या? होता ही होगा। दोनों लॉज वैलिड होते हैं स्फेरिकल सरफेस के लिए भी, चुनमुन। ये तो यूनिवर्सल लॉज है ना। यूनिवर्सल है स्फेरिकल मिरर के लिए भी, लेंस मतलब सॉरी, लेंस में तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए वो वैलिड होंगे। ठीक है। हम्म। स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हो? जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, इट इज अ पार्ट ऑफ मिरर, आई मीन इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। हम्म। जैसे मान लो एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, क्या है? दिया। एक ग्लास स्फेरिकल। है, ऐसे स्फेयर स्फेयर शेप का है, उसी में से कुछ पोर्शन कट कर लिया, तो कुछ ओके। पोर्शन कट कर लिया, बच गया ये वाला। ठीक है, यस सर। बच गया ये वाला, ये वाला बच गया। अच्छा, तो देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सुना होगा ना आपने, किसको बोलते हैं? इजी सब। सेंटर इसका मतलब जो पूरा सर्कल है उसका जो सेंटर ऑफ द सर्कल पॉइंट। सर्कल सर्कल नहीं, स्फेयर स्फेयर। ये जो हाँ। पूरा स्फेयर है उसका जो सेंटर है, उसी को बोलते सेंटर। हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो, लाइट अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट। हम्म। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ? टेंजेंट टू टेंजेंट। द स्फेयर। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर क्या होगा? नॉट। रेडियस। हाँ। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रेडियस। रेडियस, मतलब सेंटर से पास करने वाला लाइन, हम्म। सेंटर से पास करने वाला, ये जो रेडियस है यही हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल वाली लाइन यही होगी, यही हो गया नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ना, नॉर्मल का मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम्म। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया? रेडियस ही तो हो गया। यस सर। नॉर्मल किधर हो गया? रेडियस के लॉन्ग। ठीक है। हम्म। अच्छा, इंसिडेंट रे फॉल किया ऐसे, इंसिडेंट रे फॉल किया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होगा, उतना ही एंगल होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। हम्म। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
ऑल थ्री विल बी लाइंग इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सो वैलिड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एज वेल। ठीक है, इसीलिए आप पढ़ते थे कि इफ एनी रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो वैसे ही लौट जाएगा। हम्म। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करेगा वो तो नॉर्मल वाली लाइन है, परपेंडिकुलर वाली लाइन है। सेंटर यस ऑफ सर। कर्वेचर से पास करेगा तो वो रेडियस वाली लाइन हो गई ना। हम्म। रेडियस मतलब नॉर्मल वाला लाइन वही हो गया ना, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला। यस सर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पे छोटा सा टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस पर परपेंडिकुलर हो गया ये, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रेडियस, यही हो गया नॉर्मल वाला लाइन। अभी इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल वाले लाइन के लॉन्ग ही जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। तो ये वैसे ही लौट जाएगा। यस सर। तो ये जो आपने लॉज पढ़े थे वहां पे कि भाई एनी रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर वो वैसे ही लौट जाएगा, ये एक्चुअली जो बेसिक लॉज हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी को फॉलो करके बनाए गए हैं। बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही ये लॉ बना है। ठीक है, यस सर। यहाँ पे मान लो लाइट रे यहाँ पे फॉल किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, टेंजेंशियल सरफेस ये हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे परपेंडिकुलर हो गया रेडियस, इससे परपेंडिकुलर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर के लॉन्ग ही नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले लाइन के लॉन्ग। ये लाइट रे ऐसे फॉल किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। क्या समझे? अरे क्या हुआ? हम्म, कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें भी सेम चीज वैसे ही होगा। हम्म। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर लाई कर रहा है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, लाइट रे से फॉल किया। ठीक है, यस सर। हम्म, अभी ये जो है ये नॉर्मल वाला लाइन ये हो गया है ना, हम्म। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, यस सर। क्लियर है? हाँ। तो कोई ऐसे अजीब टाइप का शेप है, वहां पे क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा? होगा। होगा। बस ये है कि अजीब टाइप का शेप है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है लगातार, तो नॉर्मल का भी जो डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, राइट? यस सर। यहाँ पे नॉर्मल इधर होगा, यहाँ पे नॉर्मल इधर होगा, यहाँ पे नॉर्मल इधर है, तो जो भी नॉर्मल जहां पे भी लाइट फॉल कर रहा है, अब देखेंगे कि हाँ भाई वहां पे नॉर्मल किधर है, तो वहां पे नॉर्मल किधर है तो उसके साथ वो लॉज लगाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम्म। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर है तो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो पैरेलल है, रिफ्लेक्टिंग साइड प्लेन है, तो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे नॉर्मल का सेम डायरेक्शन आएगा। मतलब अगर प्लेन मिरर है तो हर एक पॉइंट पे जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पैरेलल आएगा ना। यस सर। तो उस पे अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो जाएगा ना। हाँ। इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन सेम, नॉर्मल की भी डायरेक्शन सेम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सब जगह सेम, हम्म। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सब जगह सेम। तो यस। उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा, यू विल गेट ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। उस केस में अगर इंसिडेंट रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमें क्या मिल जाएगा, पैरेलल पैरेलल। बीम ऑफ लाइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा प्लेन मिरर नहीं है, ऐसा ऊंच नीच रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस है तो क्या होगा, कहीं पे नॉर्मल का डायरेक्शन अलग होगा, कहीं पे नॉर्मल का डायरेक्शन कहीं और होगा, कहीं पे नॉर्मल कुछ और होगा। तो इस पे अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करेगा, तो इंसिडेंट रेज तो पैरेलल है, लेकिन चूंकि सब जगह नॉर्मल का अलग अलग डायरेक्शन है, तो सभी पॉइंट्स पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट हो जाएगा, तो ये जो रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ, तो बिकॉज हमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं मिलेगा। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिला होता तो हमें वो इमेज एकदम चमचमाता हुआ दिखता, बहुत साफ दिखता, क्लियर दिखता, इंटेंसिटी ज्यादा होती, ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होती। पर यहाँ पे चूंकि हमें स्कैटर्ड लाइट मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो स्कैटर्ड है, तो हमारी आंखों में कुछ ही रेज घुसेंगे, इसीलिए हमें जो इमेज होगा वो कंट्रास्ट इमेज नहीं दिखेगा, वो उतना क्लियर इमेज नहीं होगा, उसकी उतनी इंटेंसिटी, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होगी। क्या समझे? जी सर। ओके, 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 ओके। अच्छा। सर ऐसा लग रहा है 10th क्लास वापस पढ़ रहे हो। हाँ। ऐसा लग रहा है 10th क्लास वापस पढ़ रहे हो। हम्म। 10th क्लास वापस पढ़ने में मजा आ रहा है। तो अच्छा, ये बताइए, अभी आपने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्या पढ़ा था? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का पढ़ा। नहीं, मतलब हेडिंग दिया था। हाँ। तो आपने पढ़ा था कि लाइट रे कभी जो है वो रे की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह बिहेव करता है। यस सर। फिर आपने देखा था कि कब रे की तरह बिहेव करता है, जब ऑब्स्टिकल का साइज क्या हो, वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। हम्म। अच्छा। और वेव ऑप्टिक्स की तरह, वेव वेव की तरह कब बिहेव करता है, व्हेन साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। यस सर। अब मान लो आपके पास एक छोटा सा मिरर है। क्या है? छोटा सा मेरा। छोटा सा मिरर। अभी उस पे विजिबल लाइट फॉल कर रहा है, तो विजिबल लाइट की तो वेवलेंथ बहुत छोटा है, एंगस्ट्रम में 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम, बहुत छोटा होगा वो कंपेयर टू द साइज ऑफ द मिरर। तो उसके लिए तो वो जो है वो ज्योमेट्रिकल नेचर, रे नेचर शो करेगा, तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। बट अगर उस पे एक रेडियो वेव फॉल कर रहा है जिसका की वेवलेंथ काफी ज्यादा है, तो क्या वो मिरर वो रेडियो वेव के लिए रिफ्लेक्शन शो करेगा? रेडियो वेव करेगा। मान लो एक रेडियो वेव भी उस पर फॉल कर रहा है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है काफी, क्या वो हम्म। मिरर रिफ्लेक्शन शो करेगा वो रेडियो वेव के लिए? नहीं। नहीं करेगा, है ना? हम्म। सो ओके, सो तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो कि द बॉटम ऑफ कास्ट आयरन स्किलेट फॉर एग्जाम्पल मे बी ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ माइक्रोवेव्स ऑफ वेवलेंथ 0.5 सेंटीमीटर। एक सेकंड, क्या है ये? हाँ, 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 हाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, एक और चीज है वो दिखा रहा है। देखिए, अब हाँ, वो जो चीज बताया वो तो सही था ही, एक एडिशनल चीज भी है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, वी थिंक पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेसेज है गुड रिफ्लेक्टर्स, है ना? यस सर। अब पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस होता है, तो स्मूथ सरफेस का मतलब क्या हो गया? स्मूथ जिसमें सरफेस मतलब वो प्लेन हो गया, तो इंटरप्ट नहीं उसमें जो होती। हमें रिफ्लेक्शन होकर के जो रिफ्लेक्टेड बीम मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पैरेलल बीम मिलेगा, तो लाइक इट विल बी एक्टिंग एज ए गुड रिफ्लेक्टर। सो वी थिंक पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेसेज है गुड रिफ्लेक्टर्स, बट अदर सरफेसेज रिफ्लेक्ट एज वेल। दूसरे जो सरफेसेज हैं, जैसे मान लो शीट ऑफ पेपर, पेपर से भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन क्या होता है कि वहां पे चूंकि उसका सरफेस प्लेन नहीं है, तो यू गेट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या मिलेगा वहां पे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो वो उतनी ब्राइटनेस नहीं होगी ना, अच्छे से नहीं दिखेगा। आपने थाली में कभी देखा है अपना चेहरा? हाँ। तो देखो, तीन चीज हो गया, एक हो गया बढ़िया सा मिरर, बढ़िया पॉलिश्ड मिरर, एक हो गया थाली, और एक हो गया आपका कॉपी नोटबुक। रिफ्लेक्शन तीनों जगहों पे हो रही है, लेकिन मिरर में आपका चेहरा एकदम बहुत साफ दिखता है, थाली में धुंधला धुंधला दिखता है, और पेपर में कुछ नहीं दिखता है। क्यों? हम्म। क्योंकि मिरर में जो है वो हमें क्या मिल रहा है? पॉलिश सरफेस है, हाईली पॉलिश सरफेस। तो वहां पे हमें जो रिफ्लेक्टेड बीम है, वो रिफ्लेक्टेड जो रेज है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट में मिल रही है, ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा ब्राइटनेस है, क्लियर दिख रहा है। थाली में क्या है, उतना पॉलिश नहीं है वो,
रिफ्लेक्शन वहां पे भी हो रहा है, इंटेंसिटी कम है तो थोड़ा धुंधला धुंधला चेहरा दिखता है कि हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ चेहरा दिख रहा है, उतना साफ नहीं दिख रहा है ना। यस सर। और पेपर में तो बिल्कुल ही ये हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, तो वो नहीं दिखता है ठीक से। ठीक है। हम्म। रिफ्लेक्टेड बीम कब बनेगा? कहाँ गया रिफ्लेक्टेड बीम इज फॉर्म्ड। रिफ्लेक्टेड बीम तब बनेगा, जैसे ये जो बीम बन रहा है ना रिफ्लेक्टेड बीम, ये रिफ्लेक्टेड बीम तब बनेगा जब इरेगुलरिटीज काफी कम हो। कम 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 बोलना सही नहीं है, इरेगुलरिटीज तो सब जगह होती ही हैं। जैसे अगर आप मान लो माइक्रोस्कोप से ये मिरर के सरफेस को देखोगे, तो ये मिरर का सरफेस भी आपको इरेगुलर दिखेगा, राइट? यस सर। माइक्रोस्कोप से अगर मिरर का सरफेस देखेंगे तो वो इरेगुलर दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। दिखेगा, दिखेगा। तो मतलब माइक्रोस्कोप से देखें तो मिरर का जो शेप है वो भी इरेगुलर है, ठीक है। अच्छा, थाली का जो शेप है वो भी इरेगुलर है, और पेपर जो है वो और बहुत ज्यादा इरेगुलर है। तो भाई ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कब बनेगा, मतलब ये जिसमें खूब अच्छे से दिखे वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कब बनेगा? तीनों इरेगुलर है, मिरर भी इरेगुलर है, आपका जो है वो थाली भी इरेगुलर है, पेपर भी इरेगुलर है, बस ये है कि जो इरेगुलरिटी का साइज है वो अलग अलग है, राइट? यस सर। हाँ तो देखो, a reflected beam is formed only if the typical dimensions of surface irregularities of the reflector are substantially less than the wavelength of incident light. मिरर में क्या हो रहा है ना कि उसके जो इरेगुलरिटीज हैं दे आर सब्सटेंशियली लेस देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है उसके वेवलेंथ के कंपैरिजन में उसके इरेगुलरिटीज जो हैं उससे भी छोटे हैं। क्या समझ में आया? हम्म। खाली में क्या है? खाली में जो है वो इरेगुलरिटीज हैं थोड़ा और बड़े बड़े हैं। पेपर में क्या है? उसमें इरेगुलरिटीज बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है। तो अगर यस। इरेगुलरिटीज का साइज बहुत छोटा हो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जैसे इरेगुलरिटीज मिरर में बहुत छोटा है, वो माइक्रोस्कोप से देखने से दिख रहा है इरेगुलरिटीज बहुत छोटा है, ठीक है, कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट छोटा है, तो इसीलिए वो पैरेलल बीम प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है। यस सर। अच्छा, हो सकता है कि एक सरफेस जो है वो उसके इरेगुलरिटीज जो हैं वो किसी एक वेव के वेवलेंथ से बहुत कम हो इरेगुलरिटीज, पर दूसरा वेव के वेवलेंथ से ज्यादा हो। जैसे देखो, द बॉटम ऑफ कास्ट आयरन स्किलेट फॉर एग्जाम्पल may be a good reflector of microwaves of wavelength 0.5 centimeter but is not a good reflector for visible light। ये बोल रहा है कास्ट आयरन स्किलेट, इसके जो सरफेसेस होते हैं ना उसके जो इरेगुलरिटीज हैं विजिबल लाइट के कंपैरिजन में वो इरेगुलरिटीज बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो विजिबल लाइट के लिए गुड रिफ्लेक्टर नहीं होगा। लेकिन जो माइक्रोवेव्स है उनका वेवलेंथ ज्यादा होता है, 0.5 सेंटीमीटर होता है, माइक्रोवेव्स के हिसाब से वो इरेगुलरिटीज छोटे हैं, तो माइक्रोवेव के लिए वो गुड रिफ्लेक्टर होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो एक ही सरफेस हो सकता है कि एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए गुड रिफ्लेक्टर नहीं हो लेकिन दूसरे पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए वो उसका अच्छा रिफ्लेक्टर हो। हम्म। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कास्ट आयरन स्किलेट, इसके जो इरेगुलरिटीज होते हैं विजिबल लाइट के कंपैरिजन में ये इरेगुलरिटीज बड़े बड़े हैं, तो विजिबल लाइट के लिए गुड रिफ्लेक्टर नहीं है। लेकिन जो इसके इरेगुलरिटीज हैं वो माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ 0.5 सेंटीमीटर, इससे काफी छोटा होता है इनके इरेगुलरिटीज, तो माइक्रोवेव्स के लिए अच्छा रिफ्लेक्टर का काम करता है। क्या समझे समझ गई चुनमुन? सर। हम्म। समझ गई। ओके 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 ओके। अब देखो ये क्या होता है कि एक चीज और होता है, वो क्या है? मेन ये पे तो आएंगे अगले क्लास में, बट फिलहाल के लिए एक क्या होता है ना,
इस फॉर्म में लिखते हैं। आई पता नहीं, आपको शायद नहीं होगा ना, हो सकता है कभी पूछ दे, बट ज्यादा चांसेस है, कम चांसेस हैं ये आने के शायद। एक बार है देख क्या? लेते हैं। ये क्या होता है कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिया रहेगा, इंसिडेंट रे दिया रहेगा, उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लॉन्ग इंसिडेंट रे दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर दिया रहेगा, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा, और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन निकालना होगा। ठीक है, क्या हम्म। रहेगा? रिफ्लेक्टेड रे रे के का। लॉन्ग यूनिट वेक्टर, नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर और रिफ्लेक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो ये यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मान लो आता भी है तो ये रिजल्ट को यूज करके डायरेक्टली बनाने का रहेगा। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो। चांसेस कम है, पर शायद एक आध क्वेश्चन आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो क्या है ये रिफ्लेक्टेड रे के यूनिट वेक्टर इस फॉर्मूला से डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है चुनमुन, यस सर। तो ये फॉर्मूला है। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये तो प्रूफ किया हुआ है, प्रूफ आपको तो नहीं है, प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये यूनिट वेक्टर, सॉरी नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर दिया है। क्या ये एन कैप, एन कैप का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल। के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। आई कैप हम्म। का मतलब क्या हो गया? इंसिडेंट रे की अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। और आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्टेड वाला यूनिट वेक्टर। हाँ, यहाँ पे ये जो कैपिटल आई है वो इमेज के लिए है, सो कैपिटल आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। ये जो स्मॉल आई है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वो आई कैप जे कैप के कैप वाला। जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव आई एक्सिस। एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। आर कैप निकालना है, फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला में बैठा के भी निकाल सकते हैं, निकालिए तो। फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वेक्टर का ही तो क्वेश्चन हो गया। आई कैप माइनस टू। क्वेश्चन भी सामने है, फॉर्मूला भी सामने है, बस वैल्यू बैठाना है, निकालना है। आई डॉट जे जो है ना, वो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है वो। सॉरी, क्रॉस वाले में के आता है, डॉट वाले में नहीं आता है के। ये डॉट है। डॉट। आई कैप डॉट। डॉट क्या होता है? सेम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। आई कैप भी होता है। आई कैप ही होता है। ये होता है मॉड ऑफ ए, यानी कि मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप इज 1, हाँ। जे कैप डॉट जे कैप इज 1, के कैप डॉट के कैप इज 1। समझ गई क्या बोल रहे हो, समझ गई। आई कैप डॉट जे कैप, ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस 90, कॉस 90 हो गया 0। जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0। फिर तो इजी हो जाता, मैंने तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। बहुत इजी था। ठीक है, तो ये वैल्यू बैठा दिया, और आई वाले का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट में 1 आ जाएगा। हम्म। ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। गलत कर दिया, गलत समझ लिया। गलत समझ नहीं लिया आपने, भूल गए वेक्टर।